डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे दौर का मतदान कल होने जा रहा है। 94 सीटें दांव पर लगी हैं और ये 94 सीटें बहुत कुछ फैसला करने वाली हैं कि आखिरकार इस चुनाव के नतीजे क्या होंगे। पहले दौर के चुनाव में तेजस्वी भारी पड़े थे, उनकी एक लहर स्पष्ट रूप से दिख रही थी। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर जो कुछ वादे किए थे, 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, वो जनता पर जादू की तरह असर कर रहा था और वो मतदान के दौरान भी दिखा था। और उसी के बाद से बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार, जेडीयू सब ने एक पुनर्विचार करके एक नई रणनीति अख्तियार की दूसरे दौर के चुनाव के लिए, ताकि वो जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये रणनीति क्या थी, इस रणनीति के कौन से प्रमुख तत्व थे, उनका क्या असर दिखने में आ रहा है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि अगर आप सत्य से वाकिफ नहीं होते हैं तो जाहिर है कि आप अपने फैसले सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, और अगर फैसले सही ढंग से नहीं होंगे तो ये लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। यानी सच बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, और सच को बचाने के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देने की जरूरत है, उसकी ताकत बनने की जरूरत है। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने इच्छा अनुसार एक सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये समर्थन, ये सहयोग, ये प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब मुद्दे पर लौटते हैं और ये देखते हैं कि एनडीए ने अपने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या रणनीति अख्तियार की दूसरे दौर के चुनाव के लिए, मतदान के लिए। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो मोदी नीतीश की जो जुगलबंदी है उसने एक नया रूप अख्तियार किया और 4 स्तरों पर उन्होंने काम किया। 4 उसकी जो रणनीति बनी दूसरे दौर के मतदान के लिए, 94 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए, उसमें 4 चीजें प्रमुख थी। पहली चीज तो ये थी कि जो तेजस्वी की लहर उठ रही है, फैल रही है, उसको कंट्रोल करना है, उस पर हमले करने हैं ताकि ये लहर कमजोर पड़े और एनडीए को नुकसान कम से कम हो। डैमेज कंट्रोल का पहला पाठ ये पढ़ा एनडीए ने, और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों तेजस्वी पर पूरी राशन पानी लेकर, जिसको बोलते हैं, वो टूट पड़े। उन पर एक के बाद एक हमले किए गए, व्यक्तिगत हमले तक चले गए नीतीश कुमार, जो कि उनकी राजनीतिक शैली से मेल नहीं खाता है। और उन्होंने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, कई ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया, कई ऐसी बातें की जो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के जो चाहने वाले हैं, घोर चाहने वाले हैं, उनको भी अखर रही होंगी। तो नीतीश कुमार उतरे, और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस निचले स्तर तक उतरने के लिए मजबूर हो गए जहां उन्होंने कहा जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव के लिए। तो इससे बच सकते थे। प्रधानमंत्री का स्टेचर बहुत बड़ा होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, और एक राज्य के चुनाव में अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से ये खटकता है। लेकिन मरता क्या ना करता, तेजस्वी लहर को काटना था, तो तेजस्वी पर इस तरह से आक्रमण किए गए। लालू राज का भूत हवा फिर से खड़ा किया गया कि फिर से वो 15 साल पुरानी वाली स्थिति आ जाएगी। और दूसरा हमला तेजस्वी लहर को कमजोर करने के लिए यह किया गया कि बेरोजगारी के मुद्दे को, नौकरियों के सवाल को दरकिनार किया जाए, उसे छोटा किया जाए, उसे बौना किया जाए, उससे लोगों का ध्यान बटाया जाए ताकि वो इसके बारे में न सोचें। और जो 10 लाख नौकरियों के सवाल पर इतना हुजूम उमड़ रहा है तेजस्वी यादव की रैलियों में, वो न उमड़े, उसकी तरफ ध्यान न जाए। तो उस तेजस्वी यादव के वादे पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, अपने वादे गिनाए गए और अपने दावे प्रस्तुत किए गए नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा कि उन्होंने 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं, 6 लाख नियुक्तियां की हैं, नौकरियां तो नहीं दी हैं। अब ये नियुक्तियां किस तरह की थी, किस लेवल पर थी,
जो रिटायरमेंट है उनकी भर्ती के लिए थी या नई क्रिएट की, ये उन्होंने खुलासा नहीं किया, स्पष्ट करने की जरूरत नहीं समझी। और चुनाव में ये अक्सर होता है कि अर्ध सत्य बोले जाते हैं ताकि लोग भ्रमित रहें, पूरे पक्के आंकड़े शेयर नहीं किए जाते हैं। तो पहली रणनीति का पहला हिस्सा डैमेज कंट्रोल का, तेजस्वी को कमजोर करो, तेजस्वी लहर को कमजोर करो, बेरोजगारी के मुद्दे को लोगों के ध्यान से हटाओ और इसके लिए पैरेलल एक दूसरा नैरेटिव खड़ा करो, दूसरा विमर्श खड़ा करो। और वो विमर्श क्या था? एक सांप्रदायिकता का विमर्श था। विकास का विमर्श नहीं आया इसके बरक्स, ना ही नौकरियों या बेरोजगारियों का अपना विमर्श नहीं खड़ा किया एनडीए ने, बल्कि जो कि बीजेपी का खास तौर पर एजेंडा होता है कि कैसे पोलराइज किया जाए अवाम को हिंदू मुसलमान के आधार पर, तो वो सारे मुद्दे एक एक करके उठा लिए गए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में राम मंदिर का जिक्र जोर शोर से किया और ये कहा कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है और जो लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे वो अब ताली बजा रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ भी ये इशारा था और बाकी विपक्षी दलों की तरफ भी इशारा था। तो राम मंदिर को भुनाने की कोशिश की गई, फिर धारा 370 और कश्मीर के मसले को भुनाने की कोशिश की गई, और इस बीच में पुलवामा आ गया तो पुलवामा को भी भुनाने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान के एक मंत्री फवाद चौधरी ने एक विवादास्पद बयान दिया था जिससे केंद्र सरकार को और बीजेपी को एक कहना चाहिए कि मसाला मिल गया, बारूद मिल गया, जिससे वो विपक्षी दलों पर हमला कर सके। तो उसने उसका भी इस्तेमाल इस चुनाव में किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगला जो कदम था, योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंचे बिहार में और उन्होंने अपने प्रिय विषय लव जिहाद की बातें की और लव जिहाद के मसले को खूब हवा देने की कोशिश की और यहां तक किया, ऐसी बातें तक कह दी जो कि एक मुख्यमंत्री को कतई नहीं कहने चाहिए, जिसमें हिंसा की स्पष्ट ध्वनि थी, हिंसा फैलाने की मंशा थी और हिंसा के लिए उकसाने की भी मंशा थी। तो एक और लव जिहाद का मसला खड़ा किया गया जो कि विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक मसला है, हिंदू मुसलमान का मसला है। फिर एनडीए के भाग्य से एक और छींका टूटा और वो हुआ कि फ्रांस में जो शिक्षक की हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर एक चर्च में भी हत्याएं कर दी गई और उससे पूरे दुनिया भर में जो बवाल खड़ा हुआ, उसने फिर से इस्लाम को टारगेट पर ला दिया और मुसलमानों को टारगेट पर ला दिया। और ये एक बहुत कहना चाहिए कि एनडीए के लिहाज से, खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से बड़ा लाभप्रद मसला रहा और उसने इसको जितना ज्यादा हो सका फैलाने की कोशिश की। हालांकि मुंगेर की घटना ने बीजेपी को डिफेंस पर ला दिया था और वो उसके बारे में बहुत ज्यादा बोल नहीं पाई, उसको डिफेंड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी किरकिरी भी बहुत हुई। लेकिन उसने इन तमाम मसलों को उछालकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। तो ये एक सांप्रदायिक विमर्श जो कि बीजेपी का अपना कोर इशू है, जिसमें जो एजेंडा है वो इस तरह से बदला जाता है कि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से, जो जीवन की मुख्य जरूरतें हैं, उनसे हटकर एक भावनात्मक मुद्दों की तरफ खींचा जाए। तो ये एक कोशिश इस तरफ हुई। इसके बाद कोशिश हुई कि ये एनडीए खासतौर से बीजेपी ने महसूस किया कि नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे केवल नीतीश कुमार कमजोर नहीं हो रहे हैं, जेडीयू कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि बीजेपी के वोटों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी का मतदाता कंफ्यूज हो रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि जेडीयू के वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने में संदेह खड़े होने लगे थे। तो बीजेपी को यह समझ में आया कि अब नीतीश को डिफेंड करना पड़ेगा और उधर नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया कि उन्हें बीजेपी के मोदी के शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो उनकी नैया डूब जाएगी। तो इस तरह से नीतीश पूरी तरह से मोदीमय हो गए, मोदी के चरणों में दंडवत हो गए और अब मोदी के शरण में है। तो मोदी उनकी रक्षा करने के लिए आगे आ गए हैं, बीजेपी भी अब उनकी रक्षा करने के लिए आगे आ गई है और नीतीश बहुत ही बौने दिख रहे हैं मोदी के सामने, जो कभी 2015 में बराबर के दिखते थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, आज वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने के लिए मोदी की कृपा के मोहताज हो गए हैं। तो ये स्थिति बदली है, नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश शुरू की है। चौथा काम बीजेपी और एनडीए ने यह किया है
कि चिराग पासवान, जो अभी तक जिन पर बहुत बड़े हमले बीजेपी की तरफ से नहीं हो रहे थे, केवल एक हमला हुआ था वोट कटवा पार्टी कह के, और उसके बाद बीजेपी खामोश हो गई थी, और जिससे ये पूरा मैसेज लगातार गया कि वो चिराग पासवान बीजेपी के ही मोहरे हैं जो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े किए गए हैं और उनको मदद की जा रही है। तो एक और भ्रम फैला, इसका नुकसान उनके अपने मतदाताओं पर भी पड़ने लगा, उनके अपने वोट भी इधर से उधर हिलने लगे। तो फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, अब चिराग पासवान को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो चिराग पासवान पर भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने भी किया और खासतौर से जेडीयू के नेताओं ने और बढ़ा दिया। जैसे जीतन मांझी ने तो बाकायदा केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पासवान की मौत की जांच कराने की मांग कर डाली कि ये इनकी मौत में चिराग पासवान की कोई भूमिका हो सकती है। अब ये आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रूर किस्म की राजनीति है, जिसमें पिता की मौत के लिए पुत्र को कटघरे में खड़ा किया जाए बीच चुनाव में, क्योंकि चुनावी फायदा उठाना है और चिराग पासवान को कमजोर करना है। तो ये लगातार ये चिराग पासवान पर अब हमले किए जा रहे हैं और इस तरह से ये पूरा रणनीति खेली गई है। लेकिन इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कोई कमजोर चाल चली हो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत कम रिएक्ट किया, और रिएक्ट भी किया तो बहुत संयत भाव से किया। जैसे प्रधानमंत्री के हमले के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत हमलों का भी उन्होंने इसी तरह से जवाब दिया कि मेरी माँ राबड़ी देवी बहुत दुखी है उनके इस बयान से। तो एक इस तरह से जो नीतीश कुमार, मोदी और तमाम लोगों का एकजुट होकर हमला करना तेजस्वी पर, और तेजस्वी का बचाव में अपने काम पर केंद्रित रखना, अपनी रैलियों पर केंद्रित रखना, एक दिन में 19 रैलियां करना, ये एक रोड शो भी करना, इस तरह से ये जताता है कि तेजस्वी ने इस ऑन स्लॉट की कल्पना कर रखी होगी, उसकी तैयारी कर रखी होगी, और उन्होंने उसी हिसाब से, उसी रणनीति के तहत चुपचाप मतदाताओं पर केंद्रित किया, अपने मुद्दों पर फोकस किया और उसकी काट वहां करने की कोशिश की। बल्कि उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि नीतीश कुमार जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात ही नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, रोजगार की, उद्योग धंधों की, विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने उलट के नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये एक अब देखना ये है कि ये जो दूसरे दौर का चुनाव प्रचार था एनडीए का, वो तेजस्वी लहर को कितना काट पाता है, तेजस्वी के प्रभाव को कितना कम कर पाता है, क्योंकि इस दौर के मतदान में उसकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर इसमें आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रहती है तो फिर अगले राउंड में बचाव के लिए बहुत कुछ नहीं रह जाएगा एनडीए के पास। तो अब कल के मतदान का इंतजार करना चाहिए। मतदान से पता चलेगा कि कितने जोर शोर से मतदान हुआ है और उसका रुझान क्या कहता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।